हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। आज हमें पढ़ना है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। मतलब जो चार्ज हैं उनका सुपरपोजिशन होगा तो किस प्रकार होगा। इसमें ये कहा गया कि अगर बहुत सारे चार्जेस इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, मान लिया गया चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, अगर सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो किसी भी एक चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स है वो सभी चार्जेस की वजह से उस चार्ज पे लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। इस बात को लिख भी दिया गया कि when a number of charges are interacting then total force on given charge will be vector sum of all forces acting on it due to other charge. Force between two charges is not affected by other charge. इसका क्या मतलब हुआ कि मान लिया गया किसी भी सिस्टम में बहुत सारे चार्ज वर्क कर रहे हैं, ये हो गया Q1 चार्ज। मान लिया गया n चार्जेस हैं किसी भी सिस्टम में, Q1 Q2 Q3 Q4 Q अप टू डॉट 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 Qn। तो किसी भी सिस्टम में n चार्जेस हैं, तो n चार्जेस हो गए Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, और उनके लिए जो पोजीशन वेक्टर्स हैं रेस्पेक्टिवली, फर्स्ट वाले के लिए R1, सेकेंड चार्ज के लिए पोजीशन वेक्टर R2, थर्ड चार्ज के लिए पोजीशन वेक्टर R3, ऐसे ही फोर्थ चार्ज के लिए पोजीशन वेक्टर R4। तो वेक्टर में सब में वेक्टर रहेगा, ये हो गया वेक्टर। इसे अगर डायग्राम से बनाए तो ये फर्स्ट चार्ज Q1 हो गया, Q1 के लिए पोजीशन वेक्टर हो गया R1। सेकेंड चार्ज Q2 हो गया, इसके लिए पोजीशन वेक्टर हो गया R2। थर्ड चार्ज Q3 हो गया, इसके लिए पोजीशन वेक्टर हो गया R3। ऐसे ही फोर्थ चार्ज Q4 बना सकते हैं, इधर कहीं Q4 बना लेंगे और उसके लिए पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R4। तो बहुत ज़्यादा चार्ज बनाएंगे तो यहाँ भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी। हम लोग 3 चार्ज पे इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या कहा गया, अगर बहुत सारे चार्ज इंटरेक्ट कर रहे हैं तो किसी भी चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है, मान लिया गया फर्स्ट चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स है, तो फर्स्ट चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है गिवन चार्ज ऑन गिवन चार्ज विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। मतलब इस पर जो और जो फोर्स लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। जैसे Q1 पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो Q1 पे ये Q2 जो चार्ज है वो इस पे फोर्स लगाएगा, तो Q1 जो पे जब Q2 फोर्स लगाएगा तो ये किधर की ओर फोर्स लगाएगा, ये रिपल्सन फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। इसे लिखा जा सकता है F फोर्स किस पे लग रहा है, ये फर्स्ट चार्ज Q1 पे लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, सेकेंड चार्ज Q2 की वजह से लिख रहा है, तो लग रहा है, तो इसे लिखा जा सकता है F12। ऐसे अब Q1 पे Q3 की वजह से अगर जो फोर्स लग रहा है वो अगर देखा जाए तो ये इधर की ओर लगेगा, ये हो गया F फोर्स। फर्स्ट चार्ज पे ही लग रहा है, Q1 पे ही लग रहा है F1, थर्ड चार्ज की वजह से लग रहा है, इसे लिखेंगे F13। इसी प्रकार अगर फोर्स चार्ज है तो फोर्स चार्ज की वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो हो जाएगा F14, फिर F15। इस प्रकार से इस पे जो सब चार्ज लग रहे हैं सबकी वजह से ये जो इंडिविजुअल फोर्सेस हो गए, F12 वेक्टर F13 वेक्टर F14 एंड सो ऑन। तो इन सब का जो अलजेब्रिक सम होगा इस चार्ज Q1 पे टोटल फोर्स वही वर्क करेगा। इसमें एक बात कही गई है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय अदर चार्ज। मतलब Q1 Q2 के बीच जब फोर्स लगेगा तो ये फोर्स जो है ये Q3 की वजह से अफेक्ट नहीं होगा। जब Q1 Q3 के बीच फोर्स लगेगा तो ये जो है वो Q2 की वजह से अफेक्ट नहीं होगा। Q2 Q4 Q5 Q6 Qn की वजह से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब Q1 पे Q2 की वजह से जब फोर्स लग रहा होगा तब Q3 Q4 Q5 Qn किसी से भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब इस कंडीशन में क्या हो गया, तब इस कंडीशन में जो टोटल फोर्स है किसी भी पार्टिकल पे, मान लिया गया ये फर्स्ट चार्ज जो पॉइंट चार्ज फर्स्ट है Q1 पे लगने वाला जो फोर्स है वो सुपरपोजिशन थ्योरम से लिखा जा सकता है F12 मतलब सेकेंड चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स प्लस F13 प्लस F14 मतलब F12 मतलब फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है सेकेंड चार्ज की वजह से, F12 मतलब फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है थर्ड चार्ज की वजह से, F14 मतलब फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है फोर्थ चार्ज की वजह से, ऐसे ही F15 मतलब फर्स्ट वाले चार्ज पे फोर्स लगेगा फिफ्थ वाले चार्ज की वजह से। इसी प्रकार nth चार्ज की वजह से फर्स्ट वाले पे फोर्स लगेगा। यही कहा गया है
लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज में कि जो टोटल फोर्स होगा किसी भी एक चार्ज पे, उस पे क्या होगा, वो सभी फोर्सेस की वजह से, जो इंडिविजुअल फोर्स सभी चार्जेस की वजह से लग रहा है उसका वेक्टर सम होगा। और एक बात और, जो फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगेगा वो तीसरे चार्ज की वजह से इफेक्ट नहीं होगा। तब इसे अब हम लोग इसे प्रूव करते हैं कि ये एक्सप्रेशन के रूप में इसे लिखते हैं। तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि फर्स्ट चार्ज जो है एफ Q1, इस पे सेकेंड चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, और फिर उसके बाद पूरा सुपरपोजिशन थ्योरम प्रिंसिपल से इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये डायग्राम बना ही लिया गया, तो लिख सकते हैं कि कंसीडर n चार्जेस आर interacting to each other Q1, Q2, Q3, Q4, Qn and their respective distances या position vectors, their respective position vectors are R1, R2, R3, मतलब Q1 के लिए R1, Q2 के लिए R2, Q3 के लिए R3 अप टू डॉट 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 Rn। तो चार्जेस हो गए Q1, Q2, Q3, Qn और उनके पोजीशन वेक्टर्स हो गए R1, R2, R3, Rn। अब इसके बाद हमें फर्स्ट चार्ज पे फोर्स फाइंड करना है सेकेंड चार्ज की वजह से। तो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, इसे क्या लिखेंगे, लिखेंगे F12 फर्स्ट चार्ज पे सेकेंड चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स। अब फोर्स के लिए कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला हमें पता है कि K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब K Q1 Q2 बाई आर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये होता है इस फोर्स का मैग्नीट्यूड। और हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें चाहिए इसके लिए डायरेक्शन। तो अगर इसे लिखें तो लिख सकते हैं के ही लिखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं या के लिख सकते हैं। अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना है तो यही लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2, ये के की जगह हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई। अब F12 के लिए मतलब फर्स्ट चार्ज पे सेकेंड की वजह से जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की बात करें तो जो डिस्टेंस हो गया, ये अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो इसे लिखा जा सकता है R12, लिखा जा सकता है वेक्टर R12। इधर लिखना हो तो इसे लिखा जा सकता है वेक्टर R13 फर्स्ट चार्ज से थर्ड चार्ज की तरफ। तो इसे लिखें तो लिखा जा सकता है इसे R12 का स्क्वायर इनटू, अब इसके लिए यूनिट वेक्टर लिखे तो यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं R12। अब इसके लिए डायरेक्शन के साथ साथ हो गया ये एक्सप्रेशन। ऐसे ही लिखना है फोर्स ऑन Q1 पर ही फोर्स फाइंड करना है ड्यू टू किसकी वजह से, Q3 की वजह से। तो Q3 की वजह से अगर फाइंड करें तो इसे लिखा जा सकता है F13 क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 पे लग रहा है Q3 की वजह से, तो दोनों चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन। तो Q1 Q3 का हो गया ये मल्टीप्लीकेशन, तो Q1 इंटू Q3 और उनके बीच की डिस्टेंस है R13, इसका स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर इसके लिए लिखें तो ये हो जाएगा R13 कैप। ऐसे ही फोर्स ऑन चार्ज Q1 अब किसकी वजह से, Q4 की वजह से, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा F14 मतलब फर्स्ट चार्ज पे फोर्थ चार्ज की वजह से, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 बाई R14 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R14। सिमिलरली इसी तरह से n चार्जेस के लिए लिखा जा सकता है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग हम लोग जान रहे हैं कि जो टोटल फोर्स होगा वो होगा सभी फोर्सेस का वेक्टर सम। तो बाय सुपरपोजिशन या बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या बाय लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या लिख सकते हैं। अब जो टोटल फोर्स हो जाएगा, टोटल फोर्स या नेट फोर्स F इज इक्वल टू हो गया F12 वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13
प्लस वेक्टर F14 अप टू डॉट 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 वेक्टर F1n, nth चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स। तो अगर सबकी वैल्यू यहाँ प्लेस करें तो F12 की वैल्यू है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर, और इसके साथ है यूनिट वेक्टर R12 प्लस दूसरा का अगर फाइंड करें F13 की वैल्यू, इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, इसकी वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई R13 का स्क्वायर, Q1 Q3 बाई R13 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर इसमें R13 प्लस अगर F14 की वैल्यू की बात करें तो इसे लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, Q3 की जगह यहाँ क्या आ गया Q4 बाई R14 का स्क्वायर इंटू ये हो गया यूनिट वेक्टर R14 एंड सो ऑन। ऐसे ही पूरा लास्ट तक लिख सकते हैं nth के लिए। अब टोटल फोर्स अब हमें कैलकुलेट करना है। टोटल फोर्स कैलकुलेट कर दे रहे हैं, नेट फोर्स हमें मिल जाएगा। क्या हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू यहाँ से ऊपर से लिख रहे हैं, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू वैक्टर F इज इक्वल टू नेट फोर्स F इज इक्वल टू हो गया, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से अगर सब में देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन मिल रहा है। सब में चार्ज Q1 भी कॉमन मिल रहा है, तो सब में चार्ज Q1 अगर कॉमन लें, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लें, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, बचा क्या, इस एक्सप्रेशन से बचा Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R12 प्लस इसके लिए ये कॉमन, यहां से हो गया Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू R13 कैप प्लस यहां से Q4 अपॉन R14 और यहां से हो गया R14 कैप प्लस यहां से Q4 की जगह Qn लास्ट वाले चार्ज के लिए तो हो जाएगा Qn अपॉन R1n का स्क्वायर इंटू R1n कैप, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब इसे अगर समीशन के फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और इसकी वैल्यू I की वैल्यू अगर I रखते हैं यहाँ, जहां से 2 की वैल्यू वहां 2, फिर उसके बाद सब जगह 3, फिर उसके बाद सब जगह 4, फिर उसके बाद सब जगह 5, फिर उसके बाद n, तो इसे लिखा जा सकता है Qi अपॉन R1i का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर इसमें रहेगा R1i और i की वैल्यू कहां से कहां तक है, i की वैल्यू 2 से लेके वैरी करिए n तक, तो ये हो गया 2 to n। ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन और ये कंप्लीट हो गया लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। तो सब चार्जेस का हमें सम मिल गया, सब चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा था उसका वेक्टर सम मिल गया। जैसे अब ये चार्ज Q1 था, Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स लग रहा है, Q3 की वजह से, Q4 की वजह से। अगर इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स का रिजल्टेंट देखें तो ये देखते हैं इधर की ओर वर्क कर रहा है, तो ये इधर की ओर इसे बनाया जा सकता है। बाकी सारे एक्सप्रेशंस हम लोग इसे बना लिए हैं कि अब ऐसे ही रिजल्टेंट जो है वो वर्क कर रहा है F12 की वजह से, F13 की वजह से, F14 की वजह से, F15 की वजह से, F1n की वजह से। इस प्रकार से जो सबका नेट फोर्स निकल के आएगा वो सबका क्या होगा, वेक्टर सम ही होगा सभी फोर्सेस का, जो किसी भी चार्ज पे अदर चार्जेस की वजह से लग रहा होगा। तो यही था पूरा लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।